आप भी कॉल कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपका मैटर कोर्ट में पेंडिंग है या आप कोई डिटेल एडवाइस चाहते हैं, तो फिर मेरी आपको एडवाइस होगी कि प्लीज़ आप मुझे ईमेल करें या फिर आप हमें फिजिकल के मिलें, ताकि हम आपको तमाम जो पेपर वर्क हैं और जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखते हुए एक बेहतर एडवाइस कर सकें। होता क्या है कि जब आपकी फ़ोन कॉल हमारे साथ कनेक्ट हो जाए, तो तब हमारी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लिया करें, ताकि आपके और हमारे जो कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइव कॉल लग सकें। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी सारे लोगों का सेम क्वेश्चन होता है। अगर आप क्वेश्चन को जितना शॉर्ट रखोगे और उतना ही फ़ायदा है कि ताकि हम आंसर दे सकें। लास्टली कि प्लीज़ अगर कोई ऐसी बात हो कि आपका कोर्ट पेंडिंग में मैटर पड़ा है होम ऑफिस के अंदर या कोर्ट के अंदर, तो फिर आपके लिए अगेन ये होता है कि प्रोग्राम लाइव है, टाइम शॉर्ट है, तो उन दोस्तों के लिए होगा कि प्लीज़ आप फिज़िकली मिलें जाके या डॉक्यूमेंट्स भेजें, ताकि डॉक्यूमेंट्स देखते हुए एक अप्रोप्रिएट एडवाइस के लिए हम आपको सजेस्ट कर सकें। बहुत सारी बातें करनी हैं, लेकिन सबसे पहले काफ़ी सारे कॉलर्स लाइन पे हैं। लेते हैं आज की फ़र्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत सर, शुक्र अल्लाह ताला का। सर पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, इतना अच्छा प्रोग्राम विनस टीवी पर करने की, आपकी और सारे इमिग्रेशन वाला जो भी स्टाफ है ना। बहुत शुक्रिया सर, सब थैंक यू मच, अप्रिशिएट आपके नॉलेज करते हो। ये बेसिकली चैरिटी का काम है, वॉलंटियर्स काम करते हैं और ये सबसे जो ज़्यादा मेन क्रेडिट जाता है वो विनस टीवी को जाता है। जी प्लीज़, सवाल क्या मेरे भाई आपका? थैंक यू सर। सवाल सर असल में ये है कि मेरा जो है ना ILR हो चुका है राइट। और मेरे बच्चों के पास जिनकी एजेस हैं 9, 11, 13 और मेरी वाइफ के पास उनके पास है 3 ईयर का नॉर्मल लीव टू रिमेन। राइट। और मैंने अपनी नेचुरलाइजेशन अप्लाई करनी है और वाइफ की और बच्चों की जो है नेचुरलाइजेशन और इंडेफिनेट दोनों अप्लाई करने। अभी जो मार्केट में इसकी दो ओपिनियन है, अगर आप इजाजत दें तो मैं मार्केट की ओपिनियन बता दूं, फिर आप ठीक, अपनी ओपिनियन उस पर दे दीजिए चलो हम सर। मार्केट पे फिर डिस्कस कर लें। आज मैं भी रिलैक्स हूँ, अब पूछें क्या सवाल है जी आपका। उसमें सर ये है कि मार्केट में जो ओपिनियन चल रही है, पहली ये है कि बच्चों का नॉर्मल ILR करवाया जाए, यानी मेरी नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन है उसको सेपरेट कर देते हैं। पहले बच्चों का ILR करवाया जाए और उसके बाद बच्चों की नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन की जाए। और दूसरी मार्केट में ओपिनियन है कि अपना मैं नेचुरलाइजेशन करवाऊं और सिर्फ वाइफ का ILR करवाऊं, और जो छोटे बच्चे हैं वो उनकी नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन के वक्त ऐड करूं, तो होम ऑफिस अपनी डिस्क्रिप्शन की बेस पर उनको नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन में एक्सेप्ट कर लेता है। राइट। तो इस पर मुझे आपकी दो तरह की राय चाहिए। जो आप अक्सर कहते होते हैं ये बुकिश नॉलेज है ओके। बाई बुक, और एक मुझे चाहिए बाय जो आप प्रैक्टिकल। कह रहे हैं कि जर्नल ओपिनियन है, यानी ओके, जो नॉर्मल हो रहा है। चलो मुझे दोनों चाहिए आप। मुझे दो सवालों के जवाब दे दें मेरे भाई। आपको जो इंडेफिनिट मिला किस बेस पे मिला था? मुझे सर जो इंडेफिनेट मिला है, मैंने 5 ईयर अपने कंप्लीट किए थे बिजनेस वीजे पर, ओके। तो उसकी बेस पर मुझे मिला था। मैंने आपका लास्ट मंथ एक प्रोग्राम था ठीक है, मैं उस पर जिसमें बात आप करता हूँ। सॉरी, मुझे दो सवाल पूछ लूँ। अच्छा, आपको क्या क्या आपने 5 साल पूरे करते हुए इंटरप्रेन्योर पे या बिजनेस वीज़े पे आपने इंडेफिनिट अप्लाई कर लिया और बच्चे लेट आए थे, उनको 3 साल की लीव मिली हुई है और उनके 3 साल पूरे होने पे उनके 5 साल भी यहाँ पे पूरे हो जाएंगे, एम आई राइट? नहीं सर, उनके 5 साल इसी फर्स्ट ईयर में ही पूरे हो जाएंगे। यानी ओके। कि ये वाला जो साल उनका वीजा मिला है ना अभी उनको, हाँ। अभी वाला 3 ईयर वीजा मिला है, उसके पहले साल में ही उनके 5 साल पूरे हो जाएंगे। तो वो पहले किस चीज़ के डिपेंडेंट थे, मुझे बताएं जी। वो मेरे सर आए थे पॉइंट बेस्ड डिपेंडेंट आए थे, ठीक। एज ए Tier 1 एंटरप्रेन्योर PBS सिस्टम के तहत। ठीक। अगर आप माइंड ना करें तो आपने एक पिछले प्रोग्राम में एक बात की थी कि अगर PBS डिपेंडेंट को बंदा कंप्लीट करता है तो उसके जो पॉइंट बेस्ड डिपेंडेंट होते हैं वो जो हैं, अगर लॉन्ग रेजिडेंसी पर तो वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन आपने प्रोग्राम में ये कहा था कि जो बंदा पॉइंट बेस पर भी हो तो उसको भी स्विच करके दोबारा आना चाहिए उस पर। ओके,
राइट। ओके, मुझे सवाल, मैं जो ओपिनियन है उस पर चलते हैं मेरे भाई। 2 सवाल थे कि आपने अपने एंटरप्रेन्योर के या बिजनेस वीज़े के 5 साल पूरे करते हुए इंडेफिनिट अप्लाई कर लिया। आपके जो डिपेंडेंट हैं उसके पास एज डिपेंडेंट वीज़ा था, लेकिन उनके 5 साल एज ए डिपेंडेंट पूरे कर लिए यहाँ के अंदर। और अब मेरा सवाल अगेन ये था कि जो उन्होंने 5 साल पूरे किए हैं और वो सारे के सारे उनके एज ए सेटलमेंट रूट के तहत पूरे हुए हैं, एम आई राइट? नहीं सर, उनके पहले 3 साल जो थे वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम के तहत पूरे हुए थे। 4 ईयर पहले, 3 की बजाय 3.5। उसके बाद मेरा इंडेफिनिट लग के आया तो उनको एक्सटेंशन ग्रांट की गई 3 साल की। 3 साल की, ठीक यानी ठीक। कि ये वाला वीजा उनको एज ए पीपीएस डिपेंडेंट ही मिला। चलो मैं समझ गया। अब आपके सवाल 2 हैं कि अप्लाई क्या करेंगे। मेरे भाई बहुत शुक्रिया, आपने लंबी आज बड़े तफसील से सवाल पूछा। अब वो जो देखें 2, अगर आप बात करते हो कि 2 मार्केट में ओपिनियंस हैं, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। अगर आप कहते हो कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, ये एक डिफरेंट सिनेरियो है। जो 2 डिफरेंट ओपिनियंस है, शायद मैं उस पर कमेंट्स ना कर सकूँ कि कौन, हर बंदे की अपने एक ओपिनियन हो सकती है या वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करता है। मेरे ख्याल में बल्कि रिसेंटली ये एक हमारे साहब ने टीवी पे ऑनलाइन भी कहा कि गिला भी किया कि आपने शायद ये एडवाइस किया था लेकिन मैंने ये किया, वो सक्सेस हो गया। देखिए, एज ए सोलिसिटर, अपार्ट फ्रॉम सोलिसिटर, एज ए ह्यूमन बीइंग भी हम लोग हमेशा एक सेफ़ और डिफेंसिव एडवाइस करने की कोशिश करते हैं। और स्पेशल जब हम लाइव बैठे हैं तो हमारी ख्वाहिश ही होती है कि कोई ऐसी बात मुंह से ना निकल जाए जिसको फॉलो करते हुए जो व्यूवर्स है उसको फॉलो कर ले और उसके बाद किसी किस्म का उसको फाइनेंशियल या बाकी लॉस हो। अगर कम से कम को फ़ायदा ना हो तो नुकसान से कम बचाया जाए। लेकिन हुआ क्या है कि रिसेंटली देखने में आया है कि जो लोग, जैसे कि आपका सिनेरियो है, होता ये था कि अगर तो आप इंडेफिनिट अप्लाई करते हुए आपके बच्चों के भी 5 साल पूरे हुए होते तो तब तो वो इंडेफिनिटली क्वालिफाइड करते थे आपके साथ ही। लेकिन अगर उस वक़्त नहीं हुए थे तो उनके 3 साल थे, उनके 4 साल थे, उनको एक्सटेंशन मिल गई तो उन्होंने 3 साल की मिली है। तो ये हमारा एडवाइस ये होती थी, या बाय बुक भी यही है जो आपने सवाल पूछा बाय बुक वाला, कि ये होता था कि अगर आपने पॉइंट बेस्ड सिस्टम डिपेंडेंट के जो टाइम गुजारा है वो सेटलमेंट में काउंट नहीं होएगा, और जब आपको इंडेफिनिट के डिपेंडेंट के वीज़ा मिल गया तो आपने उस पर पूरे 5 साल करने हैं। लेकिन एक केस में नहीं, नंबर्स ऑफ केसेस में ये देखने में आया है कि जिन लोगों ने टीयर 1 के ऊपर या पॉइंट बेस्ड सिस्टम के ऊपर 10 साल की बजाय 5 साल पूरे करते हुए, जो कि वर्क परमिट आता है या टीयर 1 एंटरप्रेन्योर होता है, इन दोनों कैटेगरीज में अगर मेन एप्लीकेंट ने 5 साल पूरे करते हुए इंडेफिनिट ले लिया और उनके डिपेंडेंट ने अगर साल या 2 साल के बाद भी अप्लाई किया है, तो मैंने ये देखा कि होम ऑफिस की काफ़ी ये पॉजिटिव पॉलिसी जा रही है कि उनको वो वीज़ा ग्रांट कर रहे हैं। ये एक प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूँ, हमारे कुछ क्लाइंट के साथ ऐसे हुआ है, क्योंकि ड्यू टू द डेटा प्रोटेक्शन हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और 1-2 दफ़ा शायद आप लाइव प्रोग्राम देखा होगा तो उन पर भी किसी दोस्तों ने इजहार किया, तो वो बिल्कुल राइट थे। इसलिए हमने, देखें, जब कोई ऐसी बात होती है हम आर्गूमेंट भी नहीं करते, हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। ये बड़े ओपन हार्टेडली मैंने इसको एक्सेप्ट किया था मेरे भाई, थैंक यू। लेकिन ये एक सिनेरियो देखने में आया है कि होम ऑफिस इस केसेस में काफ़ी पॉजिटिवली डिसीजन ले रहा है। अब आप ये कहते हो कि मुझे नफ़ा क्या होगा या नुकसान क्या होगा, या पहले मिसेस का अप्लाई करूं, बच्चों का बाद में अप्लाई करूं, तो उसमें क्या इफ़ेक्ट होएगा। अब ये हकीकत में देखा जाए तो ये हर केस के अंदर एक अपना क्राइटेरिया होगा। अगर आप मिसेस का अप्लाई करोगे, उनको इंडेफिनिट मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये कोई हरगिज़ नहीं है कि बच्चे भी क्वालिफाइड ही करते हैं। या अगर आपने एक को रिफ्यूज़ कर दिया तो बाकी होगा, तो मेरे ख्याल में सवाए एक नुकसान हो रहा है कि आपको फाइनेंशियल लॉस होगा अगर रिफ्यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ जो 3 साल का वीज़ा है उस पर किसी किस्म का कोई नेगेटिव इम्पेक्ट नहीं आएगा। और दूसरी बात ये है कि तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं पूरे करते हुए जब 4 साल प्लस 1 ईयर से 4 ईयर्स 5 ईयर्स पूरे हो जाएं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ इंडेफिनिट ही अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों का डायरेक्ट नेशनलिटी उस वक्त नहीं हो सकती जब तक बच्चे यूके में ना पैदा हुए हों, और उनको भी फिर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। तो इसलिए जो अगर किसी और ने एडवाइस किया, मुझे उस पर शायद कमेंट्स नहीं करता, लेकिन मेरी अप्रोच ये है कि आपकी मिसेस और बच्चे सारे के सब तमाम लोग इंडेफिनिट अप्लाई करेंगे। जब उनको इंडेफिनिट मिल जाएगा
और उसके 1 साल के बाद नेशनलिटी करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि इंडेफिनिट के फ़ौरन बाद नेशनलिटी वो लोग कर सकते हैं जो लोग अगर उन्होंने ब्रिटिश नेशनल या इंडेफिनिट के डिपेंडेंट के तौर पे 5 साल गुजारे हों, तो वो इमीडिएटली क्वालिफाइड करते हैं नेशनलिटी के। बट आपके पास ये आर्गूमेंट है कि उनको क्योंकि मेरी इंडेफिनिट के डिपेंडेंट का वीज़ा मिला था, लिहाजा वो नेक्स्ट डे क्वालिफाइड करते हैं, वो बाद में बात की जा सकती है। लेकिन सरदस्त ये है कि आप अपनी वाइफ का और बच्चों का 5 साल पूरे करते हुए अगर एप्लीकेशन करोगे तो मुझे काफ़ी इसमें पॉजिटिव साइन है कि उसका वीज़ा लेने के चांसेस हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी, आपका सवाल क्या है? जी आप प्लीज़ लाइव हैं। जी ओके। ये हमने ना हमारी ये 7 ईयर बेस पे वीज़ा लगा, तो हमारी जो एक्सटेंशन ड्यू है ना वो 15 जुलाई को, सॉरी 15 सितंबर को ड्यू है। तो बेस्ट टाइम फी वेवर के लिए कौन सा है हमारे लिए? हम ऑलरेडी जो है ना वो यूनिवर्सल क्रेडिट ले रहे हैं, क्योंकि हमने हम पार्ट टाइम काम करें, मैं और मेरी वाइफ, तो उसके लिए मैंने पूछना था कि कब राइट टाइम है हमारे फी वेवर के लिए, और इसमें एक्सटेंशन में टाइम कितना लगता है, ये मेरा सवाल है। प्लीज फोन पे बताइए, क्योंकि मैं टीवी पे ओके, फ़ोन पे प्लीज़ कंट्रोल इनको लाइव रखें। तो मुझे बताएं कि आपका जो वीज़ा एक्सटेंशन है वो 10 ईयर की बेस अंडर रूट है, अंडर 10 ईयर रूट है? जी वो 7 ईयर वाला जो था ना वो बच्चे के आपके कितने फैमिली मेंबर हैं टोटल? आपके मिसेज और बच्चे भी हैं साथ? मेरे 3 बच्चे हैं। एक का वैसे जो है ना वो ब्रिटिश पासपोर्ट हो गया, वो 10 ईयर का हो गया। दूसरी मेरी बेटी है, वो जुलाई के फर्स्ट वीक में, वो वैसे 10 साल की होगी। उसका क्या करें? उसका हम ब्रिटिश पासपोर्ट की अप्लाई करें या एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दें? वो वैसे फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई को उसका ड्यू है, 10 ईयर का वो हो जाएगी। अच्छा, आपकी बेटी जो है वो 10 साल की जुलाई में हो जाएगी, और आपका वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है मेरे भाई? 15 सितंबर। 15 सितंबर। ओके, बिल्कुल ठीक। थैंक यू, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, पहले ही आपने इजी कर लिया अपने सवाल को। जो तो आपकी बेटी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में 10 ईयर्स हो रही है, उनको चाहिए कि वो अपना यहाँ पे 10 साल पूरे हो गए हैं और वो अपना नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करते हुए फिर यहाँ पे पासपोर्ट अप्लाई कर सकती है। लिहाजा आपको उनकी एप्लीकेशन या उसकी फ़ीस फेवर के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे यूके में पैदा हों और वो 10 साल के हो जाएं तो वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड करते हैं कि विद इन कंट्री उसके लिए रजिस्ट्रेशन अप्लाई की जाए और उसके बाद उनके पासपोर्ट अप्लाई किया जाए। जो आपका सवाल था कि आपने फ़ी वेवर के लिए अप्लाई करना है, फ़ी वेवर एप्लीकेशन के लिए नॉर्मली 4 to 8 वीक्स होम ऑफिस ले रहा है। अब आप ये देखें कि अगर आपका वीज़ा जो है वो ख़त्म हो रहा है सितंबर में, तो उससे 8 वीक आप काउंट कर लें, बल्कि 8 या 10 कर लें। उसकी रीज़न ये है कि आप वीज़ा एक्सपायर होने से 4 वीक पहले तक एप्लीकेशन कर सकते हैं, और जब आपकी फ़ी वेवर की एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी तो जो आपको रेफरेंस कोड आएगा वो 10 डेज़ के लिए वैलिड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज़ करें कि अगर आपकी 10 सितंबर को या 15 सितंबर को आपकी एप्लीकेशन है, तो आप 15 अगस्त के बाद किसी वक्त भी अपनी एप्लीकेशन करेंगे। अगर आप 1 जुलाई या एंड ऑफ जून अप्लाई करते हो और उसमें जो 8 वीक लेते हैं डिसीजन लेने के लिए, या लेट्स से 6 वीक भी लगा लें, तो अगर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई करोगे तो 15 अगस्त तक आपके पास ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, और लेट बाय द एंड ऑफ अगस्त तक। तो आपके पास जो 15 डे का मार्जिन होगा कि आप इजीली अपनी एप्लीकेशन करें। या सपोज़ करें कि अगर आपको 5 अगस्त को भी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, अगर 1 जुलाई को डालते हो, और 5 वीक के बाद जो कि 15 जुलाई को या 5 जुलाई अगस्त को आपकी एप्लीकेशन शुरू हो जाती है, तो आपके पास 10 डेज़ होंगे जो कोड आपको मिलेगा कि आप अपनी एप्लीकेशन करें। तब भी आप 16-17 अगस्त तक पहुंच जाओगे, जो कि आप बिल्कुल राइट टाइम है टू मेक द एप्लीकेशन प्रायर टू एक्सपायर, 28 डेज़ प्रायर टू एक्सपायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी वक्त भी 25 और 30 जून से लेके 5 जुलाई तक ये एप्लीकेशन डाल लें, और अगर आपका जो वीज़ा है वो 15 सितंबर को एक्सपायर हो रहा है, तो मेक श्योर करें, इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर लें
वीज़ा ख़त्म होने से तकरीबन आपको 10 वीक पहले एप्लीकेशन कर देनी चाहिए, ताकि ये ना हो कि फिर लेट एप्लीकेशन करोगे तो उसका प्रॉब्लम ये आएगा कि आपका अगर एक्सेप्ट ना हुआ या डिले हो गया तो फिर मसला बन जाएगा। क्योंकि अगर आपकी फ़ी वेवर की एप्लीकेशन पेंडिंग है और वीज़ा अगर ख़त्म होने को होगा तो आपने डिसीजन का वेट नहीं करना। So you must make the application for extension prior to expire your leave, अदरवाइज़ आप पे वो फिर ओवर स्टे वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। तो लिहाजा आइडियली मेरे ख्याल में 10 वीक्स या 2 मंथ कम अज़ कम एप्लीकेशन पहले डाल दें, ताकि किसी किस्म का आपको फिर रिस्क लेना ना पड़े। और दूसरी ये है कि जो एप्लीकेशन डालते हो आपने अगेन ये प्रूव करना है कि आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांस ऐसे हैं कि आप होम ऑफिस की फ़ीस अफोर्ड नहीं करते। उसकी रीज़न कि आपके पास अगर जॉब नहीं है, उसकी रीज़न कि आपके पास कोविड-19 की वजह से आपने अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है, आप यूनिवर्सिटी कर ले रहे हो, बेनिफिट ले रहे हो। तो ये तमाम चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी हैं, अलॉन्ग विद कि आपने अपने कम अज़ कम 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जितने भी आपके अकाउंट हैं, ए बी सी, जॉइंट हैं, सेपरेट हैं, इंडिविजुअल हैं, वो तमाम आपने बैंक में साल लगानी है। लेकिन अगर कोई अकाउंट आपने खोला था, बंद कर दिया, आपने ओपन किया, उसको यूज़ नहीं किया, उसके पास आपके पास स्टेटमेंट की एक्सेस नहीं है या था क्लोज़ कर दिया, तो कोशिश करें कि वो भी उनको लाजमी तौर पे होम ऑफिस को आप डिस्क्लोज़ करें। कुछ केसेस में देखने में आया कि लोगों ने अकाउंट खोले 10 साल 15 साल पहले, लेकिन कभी यूज़ नहीं किया, उनको याद नहीं रहा। तो जब होम ऑफिस वाले सर्च करते हैं तो फिर क्रेडिबिलिटी इशू आ सकता है। तो इसलिए अगर आपको अकाउंट नंबर, सोर्ट कोड याद ना हो, अकाउंट ओपन किया था क्लोज़ कर लिया, अकाउंट खोला कभी यूज़ नहीं किया, तो मेक श्योर करें, रेफरी लिख दें कि आई ओपन द अकाउंट इन HSBC बैंक का जो भी बैंक होगा या नेटवेस्ट बैंक, एंड आई नेवर यूज, जब मैंने ओपन किया था आई क्लोज ऑन दिस डेट, रफली आई कैन रिकॉल माई सेल्फ, आई ओपन इन 2005 एंड देन 2008-9 आई क्लोज। तो आप लंबी इतनी मर्जी बात कर सकते हो, एज़ फार एज़ आपने उनको इंडिकेट कर दिया कि मुझे याद पड़ता है कि मेरे पास अकाउंट था। ये 2-3 साल लिख दो कि 5, 6, 7 मैंने ओपन किया था, 10, 11, 12 समथिंग मैंने बंद कर दिया, कभी मैंने उसके बाद ट्रांजैक्शन नहीं की। क्योंकि होम ऑफिस का जो कंसर्न है वो आपके अकाउंट से नहीं है। होम ऑफिस का कंसर्न ये है कि आप किसी किस्म की चीज़ को हाइड नहीं कर रहे, और होम ऑफिस का जो कंसर्न है वो ये है कि लास्ट 6 मंथ में या मैक्सिमम 1 ईयर्स में आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या थी। 2004, 5, 6, 8, 9, इवन लास्ट 10-15 ईयर्स कोई कंसर्न नहीं। सिर्फ होम ऑफिस को जो केस वर्कर है वो ये असेस करना चाह रहा है कि आपने तमाम अवेलेबल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ कर दी, किसी किस्म की आपने उसको हाइड करने की कोशिश नहीं की, और थर्ड ये है कि आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टेंस ऐसे हैं कि आप आगे अपने को फीस होम ऑफिस की पे नहीं कर सकते, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो बाकी कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आपकी एप्लीकेशन फ़ी वेवर की एक्सेप्ट हो जाए और उसके बाद आपने सेकंड एप्लीकेशन करनी है जो मेन अपने वीज़ा एक्सटेंशन के लिए, और वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अगेन जब अप्लाई करोगे वो 4 माह में डिसाइड हो रही है, और वो डिपेंड करता है, और मेरे ख्याल में आपको पहले वीज़ा मिला हुआ है और उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल, जी फरमाइए। हेलो, मुझे पूछना है कि हम विजिटर आए थे यहाँ 10 साल पहले, राइट, मैं और मेरा हस्बैंड। 10 साल पहले। तो हाँ जी, किसी Right. वजह से हम वापस नहीं जा सके, हमारा वहाँ पर तो कुछ कोई है भी नहीं पीछे कंट्री में। राइट, तो हम क्या एप्लीकेशन लगा सकते हैं? कोई आप- चांस है यहाँ पर पक्के होने का या नहीं? ओके मैडम, आप कहाँ से आए हैं हम इंडिया से आए हैं, और आप कौन कौन लोग हो? मैं और मेरा हस्बैंड। ओके राइट, आपकी कॉल का शुक्रिया। आप टीवी पे सुने आंसर जी। ये सिर्फ कहना कि हम 10 साल पहले आए थे और हम कौन सी एप्लीकेशन करें, यस रेलेवेंट क्वेश्चन है, लेकिन इनके जो आगे इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं या उनके जो मेरिट्स हैं वो ये कहते हैं कि आपने ये एक्सप्लेन करना है कि आप जब वीज़ा लेके यहाँ पे आए थे वापस क्यों नहीं गए, और अब आप क्या समझते हो और आप जाते हो तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगा, नंबर 1। नंबर 2, 10 ईयर्स में यहाँ पे रहते हुए आपने इस कल्चर में, सोसाइटी में, इस कंट्री में एज ए वॉलंटियर
या ऐसे सोशली क्या यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है। नंबर थर्ड, आपकी कौन सी सोशल, इकोनॉमिकल या फैमिली टाइज़ हैं जो आपने इंटीग्रेट कर लिया इस कल्चर के अंदर, जो आप समझते हो कि जब यहाँ से जाओगे या वापस जाके आपको इंडिया में वो नहीं मिलेंगी। उसमें मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें सोशल हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आपके पास हैं, आप उनको एक्सपीरियंस करते हो, तो यस इस डिपेंड अपॉन के इमिग्रेशन ऑफिसर क्या कंसिडर करता है। अब बात करते हैं लॉ की। लॉ ये कहता है कि अगर आप यूके में हो और आपका वीज़ा था, एज ए विजिटर आए थे, फिर ओवरस्टे हो गए, आप यहाँ पे स्टूडेंट आए थे, यहाँ पे ओवरस्टे हो गए, या किसी भी लीगल वीज़े पे आए थे, फिर 2, 4, 5 साल के बाद अनफॉर्चुनेट वीज़ा आप उसको मेंटेन नहीं कर सके, तो लॉ के मुताबिक आपको 20 ईयर्स पूरे करने होंगे और उसके बाद आप अपनी सेटलमेंट की एप्लीकेशन करेंगे। और उसके बाद भी आपको जो 20 के बाद जब कंसिडर होगा आपका केस, जब वीज़ा ग्रांट होगा, तो आपको 10 ईयर्स के रूट के ऊपर 2.5 साल की आपको वीज़े मिलेंगे। लेकिन ये एक पार्ट है इमिग्रेशन रूल्स का। लेकिन इसके साथ साथ ये समझ आ जाता है कि कोई ऐसी रीज़न अगर हों जिसको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कहते हैं, अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं तो अगर आप एक्सप्लेन करते हो तो फिर इमिग्रेशन ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि वो क्या डिसाइड लेता है। इन दोनों को अगर हम लोग एक लम्हे के लिए इकट्ठे बैठ के इनको दोनों को रीड करें, स्टडी करें, तो फाइनल जो कंक्लूजन जो मेरी हमेशा एडवाइस होती है तमाम क्लाइंट्स को वो ये है कि यूके में रहना है तो वीज़ा होना चाहिए। उसके अलावा अगर वीज़ा नहीं है तो आपकी कोई ना कोई एप्लीकेशन जो आप समझते हो कि ये होनी चाहिए, या यू नीड टू डिस्कस विद द सॉलिसिटर, आप विदाउट अगर पेंडिंग एप्लीकेशन यहाँ यूके में हो तो ऑनेस्टली ये टोटली आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, आप इंटायरली आप रिस्क के अंदर होते हो। द मिनट समवन स्टॉप यू दे कैन डिटेन एंड दे कैन रिपोर्ट यू। तो इसलिए मेरी आपको सजेशन होगी कि अगर आप समझते हो कि आपके कुछ ऐसी रीजंस हैं कि आप वापस नहीं जा सकते, यहाँ पे आपने आपको यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया है और वापस जाके वो आपको जो कल्चर या फैसिलिटीज़ वो नहीं आएंगी, तो मेरे ख्याल में आपको तमाम चीज़ें किसी वकील से डिस्कस करनी चाहिए और आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे कोई ना कोई पेंडिंग लाजमी होनी चाहिए। ये मेरी आपको सजेशन है, एडवाइस है, एंड टोटली डिसीजन जो कि आप क्या डिसाइड करते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो, मुझे लगता है शायद कॉल टीवी देख रहे हैं साहेब। हेलो हेलो सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक मैडम, कैसी हैं आप? हाँ जी सर, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा अक्टूबर में वीज़ा ड्यू है। राइट। अक्टूबर में वीज़ा मेरा ड्यू है, एक्सटेंशन है मेरी। राइट। तो कितने दिन पहले मुझे वो एप्लीकेशन करनी पड़ेगी? और दूसरी बात, ये हमारी कोई इनकम नहीं है, हमने 62,500 रखा है, तो उसी पे ही हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं, वो लोग मानेंगे? ओके, थैंक यू सर, बस ये। और मुझे बताएं कि आपके पास जो पैसे पड़े कब से पड़े हैं? अभी 6th मंथ हो गए हैं अभी। ओके, और अभी आप एक्सटेंशन अप्लाई करने जा रही हो मैडम? हाँ जी। और आप अकेली एप्लीकेंट हो और कोई डिपेंडेंट नहीं है? नहीं। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया मैडम, बिल्कुल आपने सही जज किया। लॉ के मुताबिक जो लोग यूके के अंदर ब्रिटिश सिटीज़न के या जिसके पास यहाँ पे सेटलमेंट वीज़ा है, उसमें पीआर हो या इंडेफिनिट हो, उनके डिपेंडेंट जब यूके में होते हैं, या इनिशियल एप्लीकेशन हो और एक्सटेंशन टाइम हो और इवन इंडेफिनिट टाइम हो, तीनों टाइम आपने अपना इनकम थ्रेशोल्ड को मीट करना है। अब इनकम थ्रेशोल्ड मीट करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 कि आपकी के पास इनकम हो जो कि वेदर यू आर द एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉई हैं आप, या पार्ट टाइम एम्प्लॉई हैं, पार्ट टाइम सेल्फ एम्प्लॉई हैं, और आपकी जो इनकम है वो 18,600 से ज़्यादा है। लेकिन सेकंड कैटेगरी ये आती है कि अगर आपके पास इनकम नहीं है और आपके पास सेविंग है, जो फार्मूला बी कहते हैं, उसके मुताबिक आपके पास अगर 62,500 पाउंड लास्ट 6 मंथ से कंसेक्टिव मंथ डे से 6 मंथ से पड़ा है, तो यू आर इंटाइटल्ड टू मीट द थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया।
अच्छा, अब इसमें मैडम ये बात है कि आपका सवाल तो बिल्कुल रेलेवेंट था, पॉइंट रेलेवेंट टू द इनकम थ्रेशोल्ड, बट उसके साथ साथ आपने जब एक्सटेंशन अप्लाई करनी है तो आपको 4 चीज़ें पूरी करनी है। नंबर 1, आपने इनकम, ऑफ कोर्स आपके पास इनकम नहीं है, आपके पास सेविंग है, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे। अगर 6 मंथ से कम आपके पैसे पूरे हैं तो बिल्कुल आप क्वालिफाइड करते हैं। सेकंड, जब आप फर्स्ट टाइम वीज़ा लिया था आपने तो आपने A1 इंग्लिश पास किया था। अब आपको आइल्स का A2 पास करना होगा, 1 स्टेप अहेड, और आपने इनकम के साथ इंग्लिश का जो क्राइटेरिया मीट करना है। थर्ड, ऑफ कोर्स कि आपके पास यहाँ पे आपका रिलेशनशिप सबसिस्टिंग है और स्टिल यू आर लिविंग टुगेदर, और आपके नाम पे और आपके हस्बैंड के नाम पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे हैं। और फोर्थ, आपके पास सफिशिएंट अकोमोडेशन है। ये चारों चीज़ें पूरे करते हुए आपने अपनी एक्सटेंशन की वीज़ा अप्लाई करना है। तो मेक श्योर करना कि जब आप वीज़ा अप्लाई करो, एक समटाइम बंदे ओवरलुक कर जाते हैं या उनको नॉलेज नहीं होता, आपने A1 पहले पास किया था तो अपने A2 पास करना है। लेकिन अगर जब आपने पहले वीज़ा अप्लाई किया था, आपने लेट्स से आपके पास डिग्री थी, आपने डिग्री पे एग्जाम्शन ली थी, तो फिर तो आपको B1 की क्वालिफिकेशन आपके बराबर है। या आपने पहले B1 पास कर लिया था तो फिर आपको कोई और कोर्स पास करने की ज़रूरत नहीं है, वो हो कि B1 हायर लेवल है टू द A2, तो फिर भी आप एग्जाम्प्ट हैं। तो मेक श्योर कर लें। तो ये तमाम चारों जो क्राइटेरियाज हैं अगर पूरे कर रहे होंगे तो बिल्कुल आपको यहाँ पे इंडेफिनिट मिल जाए, एक्सटेंशन मिल जाएगी। वो आजकल फास्ट ट्रैक शुरू हो गया है। इफ़ यू पे द 800 पाउंड एक्स्ट्रा फीस, आपको क्विकली आंसर भी मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो। Hello. Can I ask a question, please? Yes, my friend, you are live. What's your question, sir? Okay. Please, I want to ask a question that I am at present in London and I want to join my wife because under immigration law I can up to 30th June. So what will be the complications if I join my wife? Will there be some difficulties or what? What is your wife's status, my friend? I am a German national, but I had been living in UK, and still I am in UK for the last 3-4 months. So, what if I can join my wife? No, my friend, I'm asking the questions. What is your wife immigration status in the UK? She's a British. She's living here. Okay. वो यहाँ रह रही है. Your wife is a British in the UK and you are the German national and live in the UK, right? Yes. Okay, all right. Temporarily. Okay, thank you, my friend. There's a two-way. Either you can join her as a dependent of the European British national, or you have a right, you can apply your status in the UK on your own status. It means Correct. any European national, if live in the UK, they have a right by the 30th of June to apply for the pre-settlement or the under the pre-settlement or the settlement scheme. If you just recently move into the UK, then you can apply for the pre-settlement. But if as a European national you live in the UK and exercising your treaty rights in the UK more than 5 years, you have a right to apply the settlement scheme, and then it means you have own status, you are settled here, you are not dependent to anybody, and after 1 year you will be qualified to apply for the British citizenship. On the other hand, if you want, you can apply as a dependent of your wife. She is a British national, but in this case your wife need to establish her or your both income is more than 18,600 in the UK. If you are under 65, then you need to be established, you pass the English which is A1. Third, you have accommodation. Fourth, you have a marriage certificate. It depends upon you how you want to exercise, but as a courtesy, I just can advise you is better if you are the European national living in the UK, you should apply under the European scheme,
which is a pre-settlement or settlement status, that will be economically better for you. On the other hand, you will be independent, depend on each other, and you don't need to be show your income. And the third, which is more important, you don't need to pay too much fee. Otherwise, if going to be dependent of the job, British citizenship, you are going to be pay, I think, £2,700. So you need to concentrate which way is better for you, or otherwise better you can go any solicitor, discuss your matter, show you and your wife documents, and then he will be in a better position to give the proper advice. थैंक्स फॉर योर कॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो हेलो जी फरमाइए सर। रियाज भाई मेरे दो सवाल हैं जी। पहला तो ये कि मेरी अपना एक्सटेंशन मैंने की थी अभी मार्च में राइट हाउस वीजे के लिए, और बायोमेट्रिक जो मेरे वो अपना 14 मार्च को हो गए थे। राइट। वो एक तो अभी तक जवाब नहीं आया, उसका कुछ प्रोसीजर आगे मैं क्या वेट ही करना पड़ेगा। और दूसरा सवाल ये है कि जो मैंने एक्सटेंशन ली थी, मेरी जो वाइफ है वो NHS में काम करती है, और अपना मैं ये कह रहा था उसके लिए हमें वो एग्जम्पशन मिलती है जो सब चार्ज हम पे कर रहे हैं। और अपनी एप्लीकेशन कर दी हुई राइट? हाँ जी, एप्लीकेशन भी कर दिया, बायोमेट्रिक भी हो गई मार्च में। ओके। दोनों सवाल आपने पूछे हैं जैसे एज ए हमदर्दी के तौर पे आप सेकंड ओपिनियन ले रहे हो, लेकिन एप्लीकेशन जब हो जाए फिर आइडियली जस्ट वेट एंड सी। लेकिन पहली बात यस, अभी आपका फिंगरप्रिंट हुए हैं, वेट करें, इसमें टाइम पे मैं कुछ कमेंट्स नहीं कर सकता। नंबर 2 ये था कि जो NHS का स्टाफ था उनको एग्जामिशन थी, और वो ऑटोमेटिकली जब आप एप्लीकेशन फिल करते हो तो वहाँ पे कॉलम्स आते हैं। अगर वहाँ पे आपको उसने शो किया था कि येस ऑन द बेस ऑफ योर वाइफ्स जॉब टाइटल शी इज़ इंटाइटल टू गेट द एग्जामिशन फॉर द EHS, तो ऑफ कोर्स शी इज़ क्वालिफाइड। वो ऑटोमेटिक आपको लीड करती थी एप्लीकेशंस, तो इसलिए आप बिलीव कि आपने सेम लिंक फॉलो किया होगा, और जहाँ पे एग्जामिशन थी आपने एग्जाम्प्ट की होगी, तो लिहाजा आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग या आपकी जस्ट सेफ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, अगर सपोज कोई इशू आएगा तो आपको एक लेटर आ जाएगा कि आपने IH पे नहीं किया, यू आर लाइबल टू पे, सो प्लीज़ पे योर IHS, देन वी कैन डिसाइड योर एप्लीकेशन। तो आप वरी ना करें। अगर कोई इस तरह का टेक्निकल इशू हो तो उस पर आपको लेटर्स आता है, फर्दर क्वेश्चंस आते हैं, या आपको लाजमी ईमेल आएगी, फ़ोन कॉल आएगा कि आपकी ये चीज़ें फिल नहीं हैं तो पे कर दें, ताकि हम आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर करें और प्रोसेस कर सकें। टाइम का हमने पे कर दिए थे, सब चार्ज हमने पे किए हुए। ठीक, अगर किए हैं तो फिर तो सवाल रेलेवेंट नहीं है मेरे भाई। फिर जो आपने कर लिया वेट करें। जो सवाल आपका रेलेवेंट था टाइम के बारे में, अभी रिसेंटली आपने बोला आपके बायोमेट्रिक हो गए हैं। नॉर्मली इस केसेस में 3 से 4 मार्क लग रहे हैं आफ्टर द बायोमेट्रिक्स। आई बिलीव के सून आपको वो अपडेट बता देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। बोलते हैं जी सर फरमाइए सर। जी, आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल मेरे भाई, लाइव है, सवाल पूछिए सर। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी जनाब। बात यह है कि मुझे असल में 10 साल हो गए हैं अप्रैल में, तो इस दौरान जो है थोड़ा सा गैप भी आया है बीच में, और स्टूडेंट आया था मैं बेसिकली। उसके बाद मैंने असालम डाल दिया था। असालम के बाद जो है मेरा केस पेंडिंग हुआ, रिजेक्ट हुआ। उसके बाद फिर मैं JR में गया, GD रिव्यू में गया, हर जगह पे मैंने ट्राई किया, लेकिन फिलहाल कुछ नतीजा नहीं निकला। फिर मुझे इन्होंने साइनो पे डाल दिया था, राइट। साइनो पे रहो। लेकिन मेरा फिर मेडिकल रीजन बन गया। मेरे 4-5 ऑपरेशन हुए, किडनी के भी हुए, लंग्स का भी हुआ, तो बहुत सारे इशू आ गए। फिर मुझे हेपेटाइटिस C हो गया, लीवर का, तो मुझे प्रॉब्लम मेरी बढ़ती रही। तो मैं साइनो पे नहीं जा सकता था, तो इनको मैं घर बैठे बैठे जो है फैक्स कर रहा था, रिपोर्ट दे रहा था अपनी कि देखो मैं नहीं आ सकता। ओके मेरे भाई, सवाल क्या, मैं मसला समझ गया। अब सवाल क्या आपका जी? सवाल ये, मुझे 10 साल हो गए हैं, लेकिन अब मैं साइनो पे भी नहीं हूँ, लेकिन इस टाइम पे मैं मेडिकल रीजन मेरा बन रहा है। तो आप बता सकते हैं कि मैंने पहले असालम डाला हुआ है, बस मेरा ये करंट राइट। तो मेरा 10 साल पे कुछ मेरा बनता है या नहीं बनता, ये मुझे बता दें। अभी मैं फारिग हो चुका हूँ या फिर मैं इनके साथ कनेक्ट हूँ? और कब से आपके पास वीज़ा नहीं है? जी नहीं है। नहीं मेरे भाई, कब से आप विदाउट वीज़ा इन UK हैं? मुझे तकरीबन 5 साल हो गया, क्योंकि मेरा मेडिकल पे चल रहा था मैं, तो मैं
साइनों पे लगा हुआ था 5 साल ठीक पहले ठीक ठीक से। ठीक। अच्छा मेरे भाई, जो आपका सवाल था, जो दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक तो वो लोग जो यूके में आते हैं, लीगल स्टेटस पे आएँ और अपने आप को प्रायर टू एक्सपायर वो एक्सटेंशन अप्लाई करते जाएं, बेशक साल बाद 2 साल के बाद उसको वीज़ा मिला हो, लेकिन वो कभी भी यूके में विदाउट वीज़ा नहीं थे, तो 10 साल पूरे करते हुए अंडर द लॉन्ग रेजिडेंसी वो यहाँ पे सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो लोग लीगल आए थे फिर इलीगल हो गए, उनके लिए वो कंडीशन वो 20 साल की है। अच्छा, आप दो चीज़ों को मिक्स नहीं करेंगे। हम एक, आप कहते हो कि मुझे 10 साल हुए हैं लेकिन मैं लीगल नहीं था, लेकिन मेरी कोई मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि जिसके ऊपर मेरे केस को कंसिडर किया जाए। अब इससे पहले आपका एक स्टेप और मैं बैक जाता हूं कि आपने पहले लीगल थे, फिर आपने असाइलम क्लेम कर दिया। आप कहते हो कि मैं वापस नहीं जा सकता, मेरी लाइफ को ख़तरा है और मैं वापस जाऊंगा तो मेरी मतलब फियर ऑफ प्रोसिक्यूशंस और फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ लाइफ, ये सारी जो एक्सक्यूज़ हैं या रीज़न्स हैं, तो ये आपको असाइलम के लिए लीड करती हैं कि आप असाइलम क्लेम करें। आपका इंटरव्यू होगा, इमिग्रेशन सेटिस्फाइड होगा तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, नहीं होगा तो रिफ्यूज़ करेंगे, राइट ऑफ अपील मिलेगा, कोर्ट में जाएंगे, फाइट करेंगे, देन सो ऑन सो। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं लीगल था, उस मैटर को अनफॉर्चुनेटली चैप्टर क्लोज हो गया, असाइलम क्लेम किया, वो मेरा रिफ्यूज़ हो गया, जीआर में गया, रिफ्यूज़ हो गया। अब एक थर्ड कैटेगरी आ गई कि मेरे मेडिकल कंडीशन ये है कि मेरे ऑपरेशन हुए हैं और जो मैं ट्रीटमेंट यहाँ से ले रहा हूँ ये मुझे जाके वहाँ पे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, मुझे इंडिया में नहीं मिलेगी, मुझे अगर आप बांग्लादेश से हैं या अफ़गानिस्तान से हैं, अगर किसी भी आप कंट्री से हैं तो वहाँ पे हमें ये आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। अब इस कैटेगरी को या इस केस को एस्टेब्लिश करने के लिए आप अपनी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन करोगे। असाइलम केसेस में और ह्यूमन राइट्स के केसेस में बड़ा स्लिम सा डिफरेंस है, लेकिन टोटली दो डिफरेंट अपोजिट साइड में जाती हैं। ये बहुत दफ़ा हुआ है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन करते हो उसमें अपना असाइलम भी बताते हो और ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन में डालते हो, पॉइंट्स डालते हो, तो हमेशा होम ऑफिस से एक लेटर या ईमेल आती कि आप मुझे बताओ हमें कि क्या आपने असाइलम जो आपकी रीजंस हैं या आपका क्लेम है उसको परसू करना चाहते हो या आप अपने ह्यूमन राइट्स को परसू करना चाहते हो। अगर असाइलम को करना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन को विड्रॉ करो और गो टू क्लेम द असाइलम। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके असाइलम वाला मैटर इतना नहीं है तो आप ये कहते हो कि मेरे जो यूके में टाइम गुजारा, इस ड्यूरिंग द 8 ईयर्स 10 ईयर्स 12 ईयर्स मैंने अपने आप को यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया, लेकिन उनके एडिशन टू आपकी इंटीग्रेशन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू माई मेडिकल कंडीशन मैं इस पोजीशन में हूँ कि आई वुडंट बी एबल टू मेंटेन माई लाइफ इन पाकिस्तान या अपने होम कंट्री या इंडिया जिस कंट्री से हैं, कि रीज़न ये है कि ये ट्रीटमेंट मुझे वहाँ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डालोगे अंडर द मेडिकल आर्टिकल। ठीक, अब उसकी तमाम आपको एविडेंस रीजनिंग देनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से क्लेम पे आप अपनी एप्लीकेशन करना चाह रहे हो। 10 साल वाली अनफॉर्चुनेटली मुझे बताया मेरे भाई, सॉरी आई एम नॉट वांट टू डिस्करेज यू और हर्ट यू, लेकिन लगता है ये कि वो शायद 10 साल वाला लीगल आपका 3C लाइव नहीं रही क्योंकि आपका रिफ्यूज़ हो गया, जीआर में चले गए, फिर आपने सालम क्लेम कर लिया, तो पेंडिंग द सालम एप्लीकेशन आपकी 3C ख़त्म हो जाती है। अब सेकंड आपका आ गया सालम क्लेम किया, वो भी आपने बोला रिफ्यूज़ हो गया, जीआर में गया, जीआर तक एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब थर्ड ये आती कि आपके पास मेडिकल की रीज़न पे आप ग्राउंड पे एप्लीकेशन डालना चाहते हो, शायद आप यहाँ पे ह्यूमर्स की एप्लीकेशन करोगे, जो मेडिकल ग्राउंड्स एविडेंस जो आपके पास रिपोर्ट्स हैं वो साल लगा के अप्लाई करते हो। अब ये डिपेंड करता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर को क्या कंसिडर करता है। तो इसलिए बेटर है कि ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं लेके किसी वकील के पास चले जाएं ताकि वो आपको देखे और उस पर एक वो कंफर्टेबल जोन में हो कि यस ये आपके पास डॉक्यूमेंट एविडेंस है, ये आपका क्लेम बनता है और इसकी ये चांसेस हैं, इसमें कोई श्योर नहीं है कि वो गारंटी है कि 100% आपको वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन कम अज़ कम आपसे शेयर करेगा तमाम चीज़ें, इसके प्रोस्पेक्टिव या एक्सपेक्टेड जो आउटकम्स क्या हो सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया नाज़रीन, मेरा और आपका साथ जहाँ तक जिन्होंने कॉल किया सराहा उनका शुक्रिया। नेक्स्ट ट्यूसडे सेम टाइम मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।